नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ाया था आपको? पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र में सारी चीजों को आपने समझ लिया था। आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, श्वसन एक ऐसा फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हमारे बॉडी को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, यानी ऊर्जा का वो उत्सर्जन करता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा मिलती है। यदि रिस्पायरेशन नहीं होता किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। और रिस्पायरेशन कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, यानी अवायवीय श्वसन। यह वायरस, बैक्टीरिया और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। दूसरा होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी वायवीय श्वसन। एरोबिक रिस्पायरेशन बहुत सारे एनिमल्स में और इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी वायुई श्वसन होता है, जिसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रिस्पायरेशन के लिए। अब हम जानते हैं दोस्तों कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो जाहिर सी बात है मैं किसी और जानवरों के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर किस प्रकार की रिस्पायरेशन पाई जाती है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन या हिंदी में वायुवी श्वसन कहते हैं। चलिए अब हम इन टॉपिक पे ध्यान देते हुए चलेंगे दोस्तों। पहला टॉपिक है ब्रीदिंग क्या होती है? व्हाट इज ब्रीदिंग? एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है इसमें नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। तो इन सारी गैसों को अपने नाक के माध्यम से लंग में लेना और लंग में मौजूद जो गैसें होती हैं उनको नाक के माध्यम से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? okay. अब हम जानते हैं दोस्तों रिस्पिरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि लंग से ऑक्सीजन कहाँ आता है? हमारे ब्लड में आता है और ब्लड से प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन को भेज दिया जाता है। और प्रत्येक कोशिका में जब ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो वहां पे एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के माध्यम से जो ऑक्सीजन होता है वह यूज कर लिया जाता है और एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो सारी चीजों को मैं समझाऊंगा आपको, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही एनर्जी का उत्सर्जन हो जाता है, एनर्जी का निर्माण हो जाता है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में एंटर कर दिया जाता है, यानी भेज दिया जाता है। अब वह जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे लिए अनयूज है, तो उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ जाएगा? हृदय में जाएगा, हृदय से वह लंग में जाएगा, लंग से हमारे नाक के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया पूरी है दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को जिसमें ऊर्जा का भी निर्माण होता है, उस पूरे प्रक्रिया को रिस्पिरेशन या रिस्पायरेशन या श्वसन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अगला प्रोसेस है दोस्तों एक्सटर्नल और इंटरनल। यहाँ पे इंटरनल कर दीजिए। एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है दोस्तों? लंग से लेकर के जो ऊपर की जो ब्रीदिंग जिसे कहते हैं उसे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी कह सकते हैं। जबकि जो कोशिका लेवल पर होता है रिस्पायरेशन उसको क्या कहते हैं? इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको। मान लेते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा लंग है, ठीक? ये हमारा क्या है? लंग यानी फेफड़ा है। और ये हमारा नोज है। नोज से जो ऑक्सीजन होती है लंग में आएगी। लंग से शुद्ध होने के बाद जो ऑक्सीजन होता है, लंग से जो ऑक्सीजन होता है
वो ब्लड में मिल जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, हार्ट में पहुंच जाता है, यानी हृदय में पहुंच जाता है। हृदय से वो पूरे बॉडी में भेज दिया जाता है, या बॉडी के हर एक सेल में भेज दिया जाता है, यानी कोशिका में भेज दिया जाता है। और वहां से रिस्पायरेशन की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। फिर इसके बाद यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हमारे लिए अनयूज्ड गैस है, उसको फिर हृदय में भेजा जाएगा, और हृदय यानी हार्ट क्या करेगा, उसको फिर लंग में भेज देगा। और ये लंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे लिए अनयूज्ड गैस है या जहरीली गैस है, उसको लंग के माध्यम से फिर नाक के रास्ते होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया होती हैं दोस्तों, यह इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के अंदर आती हैं। ये वाली जो सेल के अंदर, जो कोशिका के अंदर रिस्पायरेशन होता है, इसको कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। और बाकी ये जो लंग के ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो रिस्पायरेशन में मदद करता है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए। तो आपने जान लिया ब्रीदिंग क्या होती है। दूसरा होता है रिस्पायरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है। अब हम जान लेते हैं नोज, नोजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रांकी, ब्रांकियोलिस, एल्वियोली और डायफ्राम, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। इसको मिटा दूं, ध्यान देना दोस्तों, एक डायग्राम बना करके हम समझते हैं। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। वेरी गुड दोस्तों, यहाँ से मुझे उल्टा पड़ रहा है, लेकिन जगह नहीं है, इस वजह से यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे हम। देखिए दोस्तों, ये जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, वह नाक से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि गैस कहाँ इंटर करेगी, हमारे नाक में इंटर करेगी। तो नाक में क्या पाया जाता है, नोजल हेयर पाया जाता है, जो धूल कण को, बड़े बड़े धूल कण को क्या कर देता है, रोक देता है। फिर ऑक्सीजन मान लेते हैं, ऑक्सीजन को हम सबसे पहले लेके जा रहे हैं। हालांकि इसके साथ नाइट्रोजन भी जाएगा, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। कितना परसेंट, 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, कितना, 0.03%। और ऑक्सीजन भी कितना पाया जाता है, 21%। ठीक है, तो इन सारे गैसों को हम इनहेल करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमने ऑक्सीजन लिया है, क्योंकि ऑक्सीजन का ही खेल है इस पूरे रिस्पिरेशन सिस्टम में। ठीक है, तो उसके साथ कुछ धूल के कण भी हमारे नाक में एंटर करेंगे, तो ये जो नोजल हेयर है, उन धूल के कणों को क्या कर देता है, रोक देता है। क्लियर? फिर इसके बाद यहाँ पे जब आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो एक लेयर मिलेगा आपको, जो चिपचिपा पदार्थ होगा, इसे बोलेंगे म्यूकस। जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं मॉइस्चर के फॉर्म में, वो सारे पार्टिकल कहाँ चिपक जाते हैं, म्यूकस पे चिपक जाते हैं और नकट्टी का रूप ले लेते हैं। और कुछ व्यक्ति होते हैं, उससे हाथों के माध्यम से नाक से बाहर निकाल देते हैं। और फिर ये खुलता है आगे चलकर नोजल कैविटी में। क्या कहते हैं, नोजल कैविटी। नोजल कैविटी और मुख गुहा ये रहा नोजल कैविटी। ये जो नोजल कैविटी है, उसको दो भागों में बांटा गया है। ध्यान देना दोस्तों, ऊपर वाला जो भाग होता है, इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन, और नीचे वाला जो भाग होता है, इसे कहते हैं रिस्पायरेटरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन में छोटे छोटे ऐसे नसें पाई जाती हैं, नर्व्स पाए जाते हैं, जो ये महसूस कराते हैं कि जो ऑक्सीजन लिया है आपने या हवा लिया है अपने नाक के अंदर, वह खुशबूदार है या बदबूदार है। तो यह सेंस करके कहाँ भेज देती है, ब्रेन में भेज देती है। और इससे हम पता कर पाते हैं कि जो हम खुशबू ले रहे हैं वो गुलाब की है, कमल की है, या फिर गेंदा की है, किस चीज की है वो खुशबू, सुगंध है या दुर्गंध है, वगैरह वगैरह सारी चीजें पता कर लेता है ऑल्फैक्टरी रीजन। रिस्पायरेटरी रीजन आगे आकर के खुलता है, कहाँ पे, आगे आकर खुलता है
फेरिंग्स में। ये क्या कहलाएगा? फेरिंग्स। फेरिंग एक ऐसा रास्ता होता है, यहाँ से क्या होता है, फूड पाइप, ये जो फूड पाइप होता है इसे ओसोफेगस कहते हैं। ये हो गया फूड पाइप, और ये हो गया आपका ट्रैकिया। यानी फूड पाइप और ट्रैकिया जहां से अलग होते हैं, यहाँ से अलग हो जाएंगे ना वो, तो इसको क्या बोल देंगे? फेरिंग्स बोलेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है लैरिंग्स, क्योंकि फूड पाइप के बारे में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है डाइजेशन सिस्टम में। फूड पाइप की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, हालांकि फूड पाइप हम यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या? रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही हम सारी चीजें कवर कराएंगे। तो ये फेरिंग्स के बारे में जान लिया। अब आ जाते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है, ये वाला हिस्सा होता है जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी जो चौड़ाई होती है, डाया जो होता है, वो पुरुषों में ज्यादा होता है और महिलाओं में कम होता है। महिलाओं में जो होता है, मेल में, और सॉरी फीमेल में इसकी जो डाया होती है वो कितनी होती है? ये होती है 12 से लेकर के 18 के बीच में। और जबकि मेल में यह 17 से लेकर के 24 के बीच में होती है। तो हालांकि मेल में क्या होता है, इसकी जो डाया होती है काफी बड़ी होती है, इस वजह से मेल की जो आवाज होती है मोटी होती है, और काफी ज्यादा उसमें क्या होता है? भारीपन होता है। ठीक है, तो ये सारे किसकी वजह से होता है? वॉइस बॉक्स, जिसे हम एक टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स आगे चल करके किसमें खुलता है? ट्रैकिया में खुलता है। ये ट्रैकिया, ऐसे ध्यान देना दोस्तों, ऐसे होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है वह ऊपर से कार्टिलेज का बना होता है, और कार्टिलेज के बने होने की वजह से इसकी खासियत ये होती है कि जैसे कोई व्यक्ति खांसता है, तो खांसने की वजह से यदि ट्रेकिया सिर्फ मस्कुलर का होता तो उसमें फटने के चांस होते हैं, लेकिन कार्टिलेज का कवर होने की वजह से वो फटता नहीं है। दूसरी बात, आपस में चिपकता भी नहीं है, क्योंकि वो हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप होती है, तो पाइप आपस में चिपक ना जाए, इस वजह से ये अंदर से भी प्रोटेक्ट करता है और फटने से भी बचाने का काम करता है। ट्रैकिया जो होता है दोस्तों, बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ऑक्सीजन को अंदर ले जाने के लिए। ट्रैकिया आगे चल करके दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रांची। क्या बोलते हैं? ब्रांची बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रांची, या ब्रोंकाई भी बोलते हैं। फिर ये ब्रोंकाई आगे चल करके लंग में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? लंग यानी फेफड़े में मिल जाता है। ये रहा आपका लंग। ध्यान देना दोस्तों, ये आगे चल करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ब्रांचों में टूट जाता है। इसको बोलेंगे क्या? ब्रांकियोलस बोलेंगे। इस सारे ब्रांच को, छोटे छोटे ब्रांच को जो है ब्रांकियोलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रांकियोलस, यानी ब्रोंकाई, ब्रांकियोलस। ठीक है, और ब्रांकियोलस एक विशेष पार्ट पे जाकर के एंड हो जाता है, जिसको बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली एक बैग लाइक संरचना होती है, जहां पर ब्लड का ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज किया जाता है। इस एल्वियोली में जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड से जाके मिलता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड से निकल करके कहाँ पे आ जाता है? लंग यानी फेफड़े में आ जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स है, कोई एक ब्लड वेसल्स है, और यहाँ पे क्या है? आपकी एल्वियोली है। ध्यान देना दोस्तों, तो जैसे ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? हमारे बॉडी से आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? CO2 की मात्रा ज्यादा होगी। इसकी मात्रा CO2, CO2 की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। जब ये CO2 आता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, यानी विसरण प्रोसेस के थ्रू, ये जो CO2 होता है वह किस में आ जाएगा? इस
एल्वियोली में आ जाएगा। और यहाँ पे जो मौजूद ऑक्सीजन है वह इसी प्रक्रिया के द्वारा कहाँ आ जाती है, इस ब्लड वेसल्स में आ जाती है, रक्त नलिका में आ जाती है, और यहाँ से फिर कहाँ पहुंच जाती है, हृदय में पहुंच जाती है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे होती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होती है, यह एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में कवर हो जाती है। क्लियर है? तो आपने देख लिया दोस्तों कि यहाँ पे नोज का काम क्या होता है, नोजल कैविटी का काम क्या होता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया के बारे में, ब्रोंकाई के बारे में जिसे ब्रोंची भी बोलते हैं, और दूसरा ब्रोंकियोलस के बारे में, एल्वियोली की क्या फंक्शन होती है, क्योंकि यही एल्वियोली गैस का एक्सचेंज यानी आदान प्रदान में मदद करती है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम के बारे में समझ लेते हैं। यहीं पे लंग के नीचे एक मस्कुलर भाग पाया जाता है, इस प्रकार का एक मस्कुलर भाग पाया जाता है। अब इस मस्कुलर भाग की खासियत क्या होती है, इसे कहते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। इसकी खासियत क्या होती है ये जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, यह एक मस्कुलर भाग होता है, हमारे लंग के नीचे पाया जाता है। ये क्या करता है, यहाँ से मान लेते हैं ये एक स्टर्नम बोन है, यहाँ से रिब्स के अंदर ये सारे लंग वगैरह ढके रहते हैं। ठीक है, तो ये जो कैविटी कहलाती है, ये कैविटी क्या कहलाती है, थोरैक्सिक कैविटी कहलाती है। और थोरैक्सिक कैविटी के जस्ट नीचे, डायफ्राम के नीचे क्या पाया जाता है, एब्डोमेन कैविटी पाया जाता है। तो थोरैक्सिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को अलग करने का काम कौन करता है, डायफ्राम करता है। ये डायफ्राम की खासियत ये होती है दोस्तों कि इसके अंदर रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का गुण पाया जाता है इस मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से ये लंग में प्रेशर जनरेट करता है ताकि गैसों का आदान प्रदान प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो डायफ्राम का क्या फंक्शन होता है ये भी आपने जान लिया। अब हम जान लेते हैं दोस्तों लास्ट में मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। इन सारे चीजों को मिटाना पड़ेगा हमें मैकेनिज्म समझने के लिए। इसको मिटा दो, चलिए मिटा देता हूं। अब हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। दोस्तों पिछले वीडियो में जो हमने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कैसे हम भोजन को खाते हैं। भोजन का डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद जो खाना होता है, ग्लूकोज होता है, उसको ब्लड में भेज दिया जाता है। ब्लड क्या करता है, उस सारे खाने को कहाँ कहाँ भेजता है, कोशिका, हर एक कोशिका में भेज देता है। और जो खाना होता है, ग्लूकोज होता है, हर एक कोशिका में पहुंच चुका है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा उम्मीद करता हूँ। यदि डाइजेशन सिस्टम आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में डाइजेशन सिस्टम की पूरा वीडियो मौजूद है, वहां जाकर के आप डाइजेशन सिस्टम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या खाया, फूड को लिया। चल नहीं रहा है क्या? हमने क्या किया, फूड को लिया। ध्यान देना दोस्तों, फूड को लिया। फूड को लेने के बाद हमने उसका डाइजेशन किया, फिर इस एब्जॉर्प्शन करा, यानी अवशोषण करा। अवशोषण करने के बाद एसिमुलेशन के थ्रू कहाँ हम भेज देते हैं, ब्लड में। ब्लड में आ गया। अब ब्लड से कहाँ गया, हार्ट में गया। और हार्ट से कहाँ पहुंच जाता है, यानी हृदय से कहाँ पहुंच जाता है, दिखाई दे रहा है, सेल में पहुंच जाता है। सेल यानी कोशिका में। एक चीज ये आपकी समझ में आ गई, यानी कोशिका में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट पहुंच चुका है इस प्रोसेस के थ्रू। वही जब हम नाक से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो होता है वह कहाँ पहुंचता है, हमारे लंग में पहुंचता है। लंग से ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा कहाँ पहुंच जाता है, एल्वियोली की मदद से कहाँ पहुंच जाता है, हमारे हृदय में पहुंच जाता है। ध्यान देना दोस्तों,
हृदय में पहुंचने के बाद जो ऑक्सीजन होता है वो कैरी कर दिया जाता है और प्रत्येक कोशिका में भेज दिया जाता है। क्लियर है? और कोशिका में क्या पहुंच चुका है? ऑक्सीजन भी पहुंच चुका है और हमारा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट भी पहुंच चुका है, जिसका सूत्र होता है C6H12 और O6। ये पहुंच चुका। अब ये एक साइकिल होती है जिसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। इसकी मदद से ये क्या करता है? 38 ATP का निर्माण करता है, जो कि एक ऊर्जा है। 38 ATP का निर्माण करता है और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और प्लस H2O का निर्माण करता है, जिसमें 2 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका यूज ये रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में कर देता है और जो नेट ATP हमारे पास बचती है वह 36 ATP बचती है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो प्रोसेस होती है उसका मैकेनिज्म है। हमने भोजन खाया, उसका डाइजेशन कराया, एब्जॉर्प्शन करा, ब्लड में मिलाया, हृदय के पास गया, हृदय पूरे बॉडी या पूरे कोशिका में पहुंचा दिया। वैसे ही हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा? लंग में पहुंचा यानी फेफड़े में पहुंचा, फेफड़े से वो कहाँ पहुंच जाता है? ऑक्सीजन हृदय में पहुंच जाता है, हृदय कहाँ पहुंचा दिया? पूरे कोशिका में पहुंचा दिया। और ये कोशिका में क्रेब्स साइकिल की मदद से ये वाली रिएक्शन होती है और 36 ATP यानी 36 नेट ATP यानी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे से जुड़ जाए और डी फार्मा का ये जो सिलेबस चल रहा है उसका लाभ उठाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय